Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the fifth lecture in Advanced Topics in Change Management. आज हम चेंज मैनेजमेंट के सिलसिले में स्ट्रैटेजीज, गोल्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज, गोल्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन के साथ कैसे लिंक की जा सकती हैं और इनका इम्पैक्ट ऑन चेंज मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो आज के लेक्चर्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टुडे वी वांट टू डिस्कस हाउ स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशंस to examine the different interests of groups within and outside organizations as well as their power and hence ability to influence either the goals of organizations or the organization ability to achieve those goals. To examine the links once again between strategy and structure. तो अजीज तलबा, आज के इस लेक्चर का मकसद क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की जाती है। फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो विद इन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं स्ट्रैटेजी के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि इन स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर के दरमियान क्या लिंक्स हैं। अजीज तलबा, अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर पर, ये एक ट्रेडिशनल व्यू है टॉप मैनेजमेंट का। ये स्लाइड एक ट्रेडिशनल व्यू प्रोवाइड करती है कि हाउ टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म्स द स्ट्रैटेजिक फंक्शन। इन पर्टिकुलर हम ये देखना चाहते हैं इस स्लाइड की मदद से कि रवायती अंदाज में टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस कैसे सेट करती है। ठीक है, अब देखिए, जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रैटेजी बनाने का काम या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के सुपुर्द होता है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्लस जो टॉप मैनेजमेंट टीम है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करे। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट होती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, there is certain sort of uncertainty और resources की availability indicate होती। अब देखिए, इसके साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट भी इस चीज़ से लिंक्ड है। और इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह लिंक्ड है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, डिस्टिंक्ट कैपेटेंसीज हैं, लीडरशिप स्टाइल है और पास्ट परफॉर्मेंस जो है, इन दोनों का आपस में एक लिंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी पाकिस्तान में आजकल हम देखते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि इसका कोई ना कोई हल सोचें। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप बिजली पैदा करने का कारखाना लगा सकते हैं या आप एक बिजली घर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। गवर्नमेंट भी इसको फेवरेबली सपोर्ट करेगी। लेकिन हमें ये देखना ये है कि क्या इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉम्पिटेंसी एग्जिस्ट करती है कि वो बिजली घर को इस्टेब्लिश कर सके और फिर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर सके या पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्या आपके एम्प्लॉयज़ में ये कॉम्पिटेंसी है? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये कैपेबिलिटी है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और क्या आपको पहले इस किस्म के कारोबार का कोई तजर्बा है या नहीं है? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या पास्ट में कभी आपने इस किस्म का कोई वेंचर किया है या नहीं किया, या आपने इस किस्म का कोई कारोबार किया है या नहीं किया, या जो आप अभी मज़ीद कारोबार करते हैं या अभी जो आप कारोबार कर रहे हैं या जो बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या आप समझते हैं कि उसमें इतना प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं कि आप एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकेंगे? इसी तरह देखिए, बहुत सारी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में आजकल, अगेन लोड शेडिंग से लिंक्ड,
सोलर पैनल्स बेचने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, या इस चीज़ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर सोलर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए तो वो शायद कामयाबी से बिके। लेकिन अगेन, क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी हो तो आप उससे फ़ायदा भी उठा सकें। इसी तरह आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑलरेडी जो CNG स्टेशंस काम कर रहे हैं या CNG से लिंक्ड जो बिजनेसेस हैं, उनको ये थ्रेट है कि गैस हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ना अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, जब गैस की शॉर्टेज इस हद तक हो जाए कि वो CNG के बिजनेसेस चलाना मज़ीद प्रॉफिटेबल ना रहे। तो ये आपकी जो इन्वायरमेंट होती है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती रहती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब जो अभी वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी कि गवर्नमेंट जो है वो हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करने की इजाज़त देगी ताकि CNG से जो है वो लोग जो है CNG के बजाय हाइब्रिड कार्स इस्तेमाल करें, जो कि शायद कुछ इलेक्ट्रिक और पेट्रोल से चलती हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज उनको आप चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और वो इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल दोनों पे चलती। क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो अपने इस वादे पे कायम रहेंगे? क्या वो उन पे कस्टम फ्री हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करने देंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज एन अनसर्टेनिटी। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? तो बिजनेसेस हैव टू decide about these things, have to think about these things. Then again, resource availability, for example, पाकिस्तान में गैस की कमी है, पाकिस्तान में बिजली की कमी है। अगर यहाँ पे आप टेक्सटाइल मिल लगाना चाहते हैं, जहाँ यहाँ पे आप कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, मिल लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपके बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकेंगे? तो ये सारी चीज़ें या ये सारे एलिमेंट्स जो हैं या सारे आइटम्स जो हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। और कोई भी जो टॉप एग्जीक्यूटिव टीम है या CEO और उसकी टॉप मैनेजमेंट जो है, उसको इसके बारे में सोचना पड़ता है। दे हैव टू थिंक बिफोर दे टेक एनी डिसीजन कि क्या ये जो एक बिजनेस प्लान है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिजिबल भी होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ जहां वो एक एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, इसके साथ साथ वो अपनी इंटरनल कंपनी एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करते हैं। और कंपनी एनवायरनमेंट के एनालिसिस में क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आप किस किस्म के बिजनेसेस में फर्दर ग्रो कर सकते हैं, या किस किस्म की अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, या किस किस्म के थ्रेट से आप जो है कम्पीट कर सकते हैं, या किस किस्म के थ्रेट को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, या मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज, क्या आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो आपको वो इस फील्ड में ट्रेंड हैं, जो इजीली वो आप एक पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकें, जहां आपको मज़ीद लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। लीडर के स्टाइल पे भी चीज़ डिपेंड करती है। कुछ लीडर्स जो हैं वो रिस्क अवर्सिव इन नेचर होते हैं, वो नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते, जब वो नए अपॉर्चुनिटीज़ को से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते, या नए वेंचर्स स्टार्ट करना नहीं चाहते। कुछ लीडर्स उसके बरक्स रिस्क टेकिंग होते हैं, ठीक है, या दे लाइक टू टेक द रिस्क, और वो नए वेंचर्स या नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश ना सिर्फ करते हैं बल्कि उनको प्रॉफिटेबली चलाते भी हैं। तो ये लीडर के स्टाइल पे भी डिपेंड करता है जो आपकी कंपनी की लीडरशिप है। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जी कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो इन चीज़ों को एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, जहाँ उनका एक एनालिसिस करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पॉलिसी डिज़ाइन करती है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? बेसिकली दे डिफाइन देयर मिशन and their official goals, and then they select certain operational goals and competitive strategies how to achieve those goals. देखिए, मिशन स्टेटमेंट्स तो आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की पढ़ी होंगी, हमने पहले लेक्चर में भी बात की। अगर आप गूगल की वेबसाइट विजिट करें तो वहाँ आप गूगल की मिशन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, या उसका आप देख सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो वहाँ आप उनकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट एक ब्रॉडर
स्टेटमेंट होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या कंपनी की एग्जिस्टेंस की वजह क्या है। ऑफिशियल गोल्स क्या होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कि हम फॉरेन मार्केट्स कैप्चर करना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फिर ऑपरेशनल गोल्स क्या होते हैं कि ये वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी। जब वो गोल्स क्या होंगे, जब वो जो ऑफिशियल गोल्स हैं उनको मज़ीद सब डिवाइड करके हर डिपार्टमेंट में उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा ताकि जो ब्रॉडर गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, ऑपरेशनल गोल्स क्या होते हैं, लेट्स से कि हम मार्केट सेगमेंट जो है, जहाँ मार्केट शेयर जो है वो 5% इंक्रीज़ करेंगे। हम 2014 तक पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करेंगे या सोलर पावर स्टेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह ऑपरेशनल गोल ये भी हो सकता है कि 2014 तक हम कराची से जो है वो हैदराबाद तक जो है मोटरवे की को इस्टेब्लिश कर देंगे, जहाँ हम बुलेट ट्रेन की पटरी बिछा देंगे। ठीक है, ऑपरेशनल गोल्स क्या होते हैं कि आप उनको मज़ीद फर्दर अपने ब्रॉडर गोल को सब डिवाइड करते हैं टाइम के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, इस गोल को हमने अचीव कैसे करना है उसमें, और कंपनी का हर डिपार्टमेंट उसमें क्या रोल प्ले करेगा। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ ये होती हैं कि आप ये डिसाइड करते हैं कि ये गोल्स अचीव होंगे किस तरह या इनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे किस तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका लिंक जो है वो हमारे डिज़ाइन ऑप्शन से भी है। जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है वो डिपेंड करता है कि आपके मिशन क्या है, आपके ऑफिशियल गोल्स क्या हैं, आपके ऑपरेशनल गोल्स क्या हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करती हैं, और इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होगा। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके चलेगी, एक डिविजनल स्ट्रक्चर लेके चलेगी, एक जियोग्राफिक स्ट्रक्चर पे इस्टेब्लिश की जाएगी, या कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, क्या आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आइंदा मज़ीद डिटेल में हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे। देन अगेन, आपके जो मिशंस एंड गोल्स हैं, जो आपके ऑपरेशनल गोल्स हैं, वो ये भी आपको डिसाइड करने में हेल्प आउट करते हैं कि आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी और कंट्रोल सिस्टम क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड देन अगेन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होंगी, इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस किस्म का हो सकता है, और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लिंकेजेस किस किस्म के इस्टेब्लिश किए जाएंगे। देखें, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी से तो बड़ा वाज़ेह है कि आप किस किस्म से किस तरह लोगों को सिलेक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसे अप्रेस करेंगे, आप उनकी रेमोरेशन या कंपनसेशन किस तरह डिसाइड करेंगे, और बहुत सारे इसमें मामलात हैं जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं। इंसेंटिव से क्या मुराद है कि आप उनको रिवॉर्ड किस तरह करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं किस बेसिस पे और किन रीजंस पे या किस पॉलिसीज़ के तहत आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देंगे। एंड देन अगेन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट करता है, और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इनफॉर्मल नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मुश्तमिल होता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक यूफोन जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यूफोन के दफ्तर में जाएं तो यूफोन की इन्वायरमेंट या कल्चर जो है वो मोबिलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, या मोबिलिंग की इन्वायरमेंट जो है वो जोंग से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की इन्वायरमेंट जो है वो गूगल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ये भी लीडरशिप डिसाइड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से क्या इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस या नॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। इंटर ऑर्गेनाइजेशन लिंकेजेस से क्या मराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी जो एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं उनसे किस किस्म के लिंकेजेस होंगे, आपके अपने सप्लायर्स से किस किस्म की रिलेशनशिप्स होंगी, किस किस्म के सप्लायर्स के साथ आप डील करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किस किस्म की रिलेशंस होंगी, और फर्दर कस्टमर्स
और फॉर एग्जांपल जो एनवायरनमेंट में और इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ आपके लिंकेजेस किस किस्म के होंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इन सब के साथ जो है आपके लिंकेजेस, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इन एलिमेंट्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के एलिमेंट्स को डिसाइड करने में हेल्प आउट करती हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन, हमने क्या बात की, हमने कहा कि जी कि देखिए कि डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं। डिज़ाइन के एलिमेंट्स ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंट्रोल सिस्टम्स किस किस्म के होंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किस किस्म की यूज़ होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स किस तरह के ऑफर किए जाएंगे, कल्चर क्या होगा, और इंटर ऑर्गेनाइजेशन लिंकेजेस या एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप्स किस किस्म के होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का पार्ट हैं। और इनका लिंकेज किससे है, इनका लिंकेज इससे है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की मिशन, उसके गोल्स, उसके ऑपरेशनल गोल्स, उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। अब ये इनका आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर ये प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए ये सारा सिस्टम, या इनमें जो लिंकेजेस हैं, या एक स्ट्रैटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का अगर प्रॉपर लिंकेज होगा, तो वी सी के उसके आउटकम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, जो इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है, मे बी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज बेहतर तौर पे अवेलेबल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो, गोल्स बेहतर तौर पे आप अपने अचीव कर सकें, आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हों, और आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करें। अब देखिए, आप अगर स्लाइड पे देखें तो इफेक्टिवनेस अगेन लिंक्ड है इंटरनल एनवायरनमेंट को। अगर आपने अपने स्ट्रैटेजिक जो ऑप्शंस हैं वो प्रॉपरली डिफाइन किए हैं, आप देख रहे हैं स्लाइड में, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो प्रॉपरली डिफाइन किए हैं और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन लेके चले हैं, तो आपकी आउटकम क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेगी। अगर इफेक्टिवली काम करेगी तो मज़ीद आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथन होगी, और ये फिर एक पूरा लूप है। अगर आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथन होगी तो अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो थ्रेट्स हैं उनका आप बेहतर तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और थ्रेट्स का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल व्यू है जो हमें कहता है कि जी के जनरली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस में क्या लिंकेजेस हो सकते हैं। देखिए, हम एक ट्रेडिशनल व्यू की बात कर रहे थे और हम लिंकेजेस की बात कर रहे थे, जो कि टॉप मैनेजमेंट जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है और उसके दरमियान और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में क्या लिंकेजेस हैं, और अगर वो प्रॉपरली डिफाइन किए जाएं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी। अब हम एक पॉसिबल एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल है अबाउट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क में इकोनॉमिस्ट में प्रिंट हुई 24 मई 2011 की एग्जांपल है। इसका लिंक भी आपकी स्लाइड में दिया गया है अगर आप इसको मज़ीद फर्दर पढ़ना चाहते हैं। देखिए, एग्जांपल जो है वो इज़ अबाउट पिफिजर। पिफिजर जो है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। फॉर वीक्स speculation has been rife that Pfizer, the world's biggest pharmaceutical company, will break itself into pieces, a restructuring move known as Starburst. The firm is considering reducing itself to what Ian Reid, its boss, calls an innovative core, by spinning off not just its 4 smaller non-pharmaceutical divisions, nutrition, consumer health, animal health, and capsule making, but also its huge established products division. देखें, ये एग्जाम्पल है पिफिजर के बारे में, जो कि दुनिया की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है, जो कि अपने आप को फर्दर रीस्ट्रक्चर करना चाहती है और उन्होंने इस रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को स्टारबर्स्ट का नाम दिया है। और इनका ये स्टारबर्स्ट का प्रोसेस क्या है, जिसमें कि इस कंसिडरिंग रिड्यूसिंग, जिसमें वो अपने आप को डाउन साइज करना चाहती है या रिड्यूस करना चाहती है अपना साइज को
and it's going to focus on certain divisions which are basically the innovative core of Pfizer. और वो चाहते हैं कि बहुत सारे जो उनके डिविजन्स हैं उनसे उनको जो है वो जान छुड़ाई जाए, जब उनको ख़त्म कर दिया जाए. मे बी दे आर नॉट मोर एनी मोर प्रॉफिटेबल. बहुत सारे डिविजन्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन का, कंज्यूमर हेल्थ का, एनिमल हेल्थ का एंड कैप्सूल मेकिंग. और बहुत सारे उनके एस्टेब्लिश प्रोडक्ट डिविजन्स हैं. दे वांट टू फिनिश देम ऑफ और दे वांट टू सेल देम ऑफ टू मेक Pfizer more viable or to restructure the company. अब देखिए ये उनकी स्ट्रैटेजी से ये चीज़ लिंक्ड है, और वो स्ट्रैटेजी क्या है? वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द स्टारबस्ट रिवाइवल इज दैट गुड कंपनीज seeking buyers for parts of the businesses are not getting good offers from other firms or from private equity. Another driving force is the conglomerate discount, when stock markets value a diversified group at less than sum of its parts. अब देखिए इसकी दो रीजंस हैं जिसकी वजह से वो रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी Pfizer को, या Pfizer वाले अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं. पहली रीज़न क्या बयान की गई है? पहली रीज़न ये बयान की गई है कि अगर उस कंपनी को स्मॉलर साइज या स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बायर्स हैं वो उस फर्म की ज़्यादा अच्छी कीमत अदा करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल उसको अगर साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाए, या कंपनी की साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी द बायर्स फॉर जो है वो उसको कंपनी की अच्छी प्राइस ऑफर करेंगे. और दूसरी क्या है कि जनरली अगर एक बहुत बड़े ग्रुप की जनरली स्टॉक मार्केट में उसकी मार्केट शेयर या स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइसेस जनरली लो कोट की जाती हैं, जब लो रहती हैं, जबकि एक डाइवर्सिफाइड या एक सब डिवाइडेड ग्रुप की या एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट बिजनेसेस की जनरली प्राइसेस हाई होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जा सकते हैं. Let's repeat this example again so that it becomes little bit clear. देखिए हम Pfizer की बात करें जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना चाहती है, और बहुत सारे जो उसके बिजनेसेस हैं लाइक फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, कंज्यूमर हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड कैप्सूल मेकिंग, और बहुत सारे और जो एस्टेब्लिश प्रोडक्ट डिवीजन्स हैं उनको वो रिड्यूस करना चाहती है या उनको सेल ऑफ करना चाहती है. कहते हैं जी ये लिंक्ड है उनकी स्ट्रैटेजी से. वो समझते हैं कि इस तरह इन सब डिवीजन्स की उनको मार्केट से बेहतर प्राइस मिल सकती है, ठीक है, और एक बड़ी कंपनी के मुकाबले में स्मॉलर कंपनीज के बायर्स को उनको ख़रीदना भी आसान होता है, ठीक है. एंड देन अगेन जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं वो स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट किए जाते हैं तो उनके स्टॉक की प्राइसेस ज़्यादा बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू वन कॉन्ग्लोमेरेट एज अ बिग कंपनी, जो उसके मुकाबले में स्मॉलर कंपनीज के, स्मॉल डिवीजन्स के स्टॉक मार्केट में उनकी प्राइसेस ज़्यादा बेहतर रहती हैं. अदर पॉसिबल एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? अदर पॉसिबल एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल Porsche अटेम्प्टेड टेक ओवर ऑफ Volkswagen. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल जिसमें मे बी Porsche की स्ट्रैटेजी क्या हो कि वो Volkswagen की मार्केट में एंटर करना चाहती है, ठीक है, और वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज़ टू जस्ट टू एक्वायर दैट कंपनी. Banks and other financial institutions thinking that they could predict the future with a high degree of accuracy. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत अरसे तक ये समझते रहे कि उनकी मार्केट स्टेबल रहेगी और वो फ्यूचर जो है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू के बैंकिंग सिनेरियो क्या होगा फ्यूचर का. बट दिस वाज द मिस्टेक इन अ सेंस. व्हाई? बिकॉज हम देखते हैं कि जी के रिसेंटली जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसमें कि डाउन साइजिंग ऑफ इकोनॉमीज और पर्टिकुलरली जो यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं उनमें उनकी डाउन साइजिंग हुई या उनका साइज रिड्यूस हुआ और एक बैंकिंग क्राइसिस क्रिएट हो गया. उस बैंकिंग क्राइसिस की वजह से ये चीज़ जो है दिस प्रूव टू बी अ फॉल्स थिंकिंग, ठीक है. वाई अ फॉल्स थिंकिंग? बिकॉज बैंक्स ये समझते थे कि वो फ्यूचर बहुत
एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का या अपनी मार्केट्स का, बट दिस डिडंट प्रूव टू बी अ केस। और जो इकोनॉमिक डाउनटाउन था उसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स को अपनी ब्रांचेस बंद करना पड़ी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज करना पड़ा, ठीक है। मे बी बहुत सारे बैंक्स जो हैं ऑल टुगेदर दे हैव टू वाइंड अप देयर बिजनेसेस। 3G मोबाइल टेलीफोन लाइसेंसेस। देखिए 3G मोबाइल टेलीफोन लाइसेंसेस क्या है कि देखिए आजकल जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है जनरली दैट इज़ जो अवेलेबल मोबाइल टेक्नोलॉजी है दैट इज़ 3G, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में 4G टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होने वाली है जो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर रही है, जो 4G टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। अब देखिए अब क्या कंपनीज को वो 4G टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, ये कंज्यूमर रिस्पांस पर डिपेंड करेगा। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, क्या ये इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। क्यों कि 4G टेक्नोलॉजी जनरली ये समझा जाता है कि 4G टेक्नोलॉजी पे आप अपने मोबाइल फ़ोन सेट पे इंटरनेट जो है वो ज़्यादा फास्टर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मूवीज़ बेहतर अंदाज में देख सकते हैं, या पर्टिकुलरली आप सोशल वेबसाइट्स या वेब सर्फिंग या इंटरनेट बाइंग, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं 4G टेक्नोलॉजी पे एज़ कम्पेयर टू 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो क्या कंपनीज को अब 4G पे कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ कंपनीज 4G पे हो जाती हैं और कुछ 3G पे रहती हैं, तो क्या 3G वाली 4G को अपने लिए थ्रेट समझती हैं? तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल, अपॉन द स्ट्रैटेजी ऑफ अ कंपनी, क्या वो 4G टेक्नोलॉजी अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। सिमिलरली ये हमने यही देखा है कि देखिए पहली जो एग्जांपल थी, पॉर्श अटेम्प्ट टू टेक ओवर वॉक्सवैगन, अगर वो वॉक्सवैगन को टेक ओवर करते हैं तो क्या ये थ्रेट है वॉक्सवैगन वालों के लिए? उसको कैसे नबर आजमा होना चाहिए जब वॉक्सवैगन को पॉर्श के इस थ्रेट को कैसे काउंटर करना चाहिए? दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टॉप मैनेजमेंट थिंकिंग और द टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम एक जो हमने देखा था एक ट्रेडिशनल व्यू कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कैसे होती है, अब हम एक और व्यू देखते हैं जिसको हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव व्यू, द इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड बार्गेनिंग ऑन स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन पर्टिकुलर जो कोएलिशंस फॉर्म करती हैं टू कोप विद अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट, वो ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करता है। अगर अपनी स्लाइड पे आप तवज्जो दें तो आप देखेंगे कि स्लाइड हमें बता रही है कि एनवायरनमेंट जो है वो जनरली अनसर्टन होती है, जो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। वो किस तरह अनसर्टेनिटी क्यों होती है कि देयर इज जनरली लिमिटेड और अनक्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट हैपनिंग्स इन द एनवायरनमेंट, और कॉग्निटिव लिमिटेशंस भी होती हैं। कॉग्निटिव लिमिटेशन से क्या मुराद है कि इंसानी दिमाग जो है, ह्यूमन माइंड जो है वो एक पर्टिकुलर हद तक ही सोच सकता है, और रैशनल डिसीजंस जो हैं हम एक पर्टिकुलर हद तक ही ले सकते हैं। जहाँ इंसानी जहन जो है वो एक पर्टिकुलर हद तक ही अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट कर सकता है, जहाँ अल्टरनेटिव्स जनरेट कर सकता है। उससे आगे उसकी इंसानी दिमाग में जहाँ उसकी ये लिमिटेशन है, उसकी ये कॉग्निटिव लिमिटेशन है कि उससे ज़्यादा अल्टरनेटिव्स या उससे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस नहीं की जा सकती इफेक्टिवली। देन अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स, फॉर एग्जांपल डाइवर्स गोल्स हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, ओपिनियंस हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है। डाइवर्स गोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं, जो डिफरेंट मैनेजर्स काम करते हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनके मुताबिक वो कुछ राय देते हैं, ठीक है। लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस्ड होते हैं इसलिए उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस जनरली द पीपल लर्न हाउ टू टेक बेटर डिसीजंस। अब इन दोनों अनसर्टेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन अ सेंस के किस गोल को चूज़ किया जाए, कौन से ओपिनियंस ठीक हैं, कौन सी वैल्यूज़ अपनाई जाएँ, एक्सपीरियंस किस तरह काम आएगा, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीपल फॉर्म कोएलिशंस, ठीक है। और कोएलिशंस का मतलब क्या है कि दैट दे हेल्प देम टू जॉइंट डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ गोल्स एंड प्रॉब्लम्स, दे शेयर देयर ओपिनियंस
establish problems priorities, reach agreement to support problem solution। देखिए कोएलिशन फॉर्मेशन जो है वो दो कंपनीज भी मिलकर कोएलिशंस बना सकती हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकती हैं, एक्विजिशंस कर सकती हैं, दो डिपार्टमेंट्स मिलकर कोएलिशन बना सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन बेसिक एम क्या है? बेसिक एम ये है कि यू फॉर्म अ कोएलिशन टू डिस्कस अ प्रॉब्लम और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। You share your opinions, you establish problem priorities, and then reach agreement to support problem solution. Search, इसमें क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं? You have to do some simple and local research regarding the market conditions, what's available in the market, what can be different alternatives in a particular environment. So you have to do certain limited search. For example, अगर आप let's suppose अगर आप अफ़गानिस्तान के साथ एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, जब आप लेट से किसी और मुल्क से इंपोर्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो आपको थोड़ी बहुत सिंपल सर्च ज़रूर करनी पड़ती है कि वहाँ पे कौन सी कंपनीज़ हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं, वो किस रेट पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रही हैं। तो ये आपको कुछ ना कुछ सर्च करनी पड़ती है। देन यूज़ एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स इफ़ अप्रोप्रिएट। उस सर्च को एवेल्युएट करने के लिए आप प्रोसीजर्स डिज़ाइन कर लें कि किस बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे। And then finally, if you want to create some solution, you need to create it. Create solutions if needed. इसका result क्या होता है? Generally satisfying decision behavior. Satisfying decision behavior क्या है? Adopt first alternative that is acceptable to coalition. तो अगर जो भी आपका joint venture है, जो आपके coalition partners हैं, जब दो departments मिल के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो satisfying decision behavior क्या होगा कि जनरली उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है जिस पे कि सब पार्टनर्स एग्री करते हैं, जिस पे कि कोएलिशन मेंबर्स एग्री करते हैं। देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि अनसर्टेनिटी जो है उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखिए कोडैक, वन ऑफ अ वेरी फेमस फोटोग्राफिक कंपनी, एक कोडैक जो है इज़ वन ऑफ वेरी अर्ली एंड फेमस कंपनीज जो कि कैमराज में, फोटोग्राफिक फिल्म्स में, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट में डील करती है और डील करती थी। लेकिन एट वन टाइम इट फेस द प्रॉब्लम के विद द इनकमिंग ऑफ न्यू कैमरास, particularly digital cameras, the role of photographic film almost vanished. डिजिटल कैमरास में यू डोंट नीड द फिल्म। अगर आपको याद हो तो आज से 10 साल पहले जो कैमरास आते थे उनमें आपको एक फिल्म रोल डालना पड़ता था और वो फिल्म रोल पे आपकी पिक्चर्स कैप्चर होती थी और फिर वो आप डेवलप करते थे। ठीक है, आजकल डिजिटल कैमरास में यू डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ रोल। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो कोडैक को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। ठीक है, इट हैड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, बेटर कैमरास। ठीक है, जिस तरह की जिस किस्म की टेक्नोलॉजी उनके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स ने जिस किस्म के कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में, वो उनको भी करने पड़े। दिस मस्ट हैव क्रिएटेड सर्टेन सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान सर्टेन सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ज़रूर हुए होंगे इसकी वजह से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोडैक के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने जब डिसाइड किया होगा कि उनको नए डिजिटल कैमरास इंट्रोड्यूस करने हैं या नहीं करने, तो कुछ मैनेजर्स ने तो इसे एग्री किया होगा। ठीक है, और कुछ मैनेजर्स ने या कुछ पार्टनर्स ने कहा होगा कि नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैमरास दे आर स्मार्ट इनफ, दैट इज़ इनफ फॉर अस, वी शुड नॉट गो एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। बट दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो द कॉम्पिटिटर्स विल टेक देम ओवर और दे विल लूज देयर बिजनेसेस। ठीक है, to what extent do you think the top manager in Kodak satisfies? देखिए, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने किस तरह अल्टरनेटिव्स डेवलप किए होंगे और किस हद तक वो इससे किसी चीज़ से किस अल्टरनेटिव पे एग्री किए होंगे? तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, दिस इज़ वन ऑफ द टास्क फॉर यू टू थिंक अबाउट कि उन्होंने किस तरह अल्टरनेटिव्स डेवलप किए होंगे। उन्होंने ये अल्टरनेटिव्स डेवलप किए होंगे कि लेट्स से कि जी के क्या हमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें लेटेस्ट डिजिटल कैमरास इंट्रोड्यूस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्या हमें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स उन्होंने डेवलप किए होंगे। क्या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को
मेंटेन करना चाहिए और नए डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि अराइज हुए होंगे, एंड दे मस्ट हैव कम अप विद सर्टेन बेस्ट अल्टरनेटिव विच मस्ट हैव फिटेड इन विद देयर स्ट्रैटेजी। देखिए, हम बात कर रहे थे कि कोडेक की एग्जांपल हमने ली थी और हमने कहा जी कोडेक जो थी एक पॉइनियर्स थी फोटोग्राफिक इक्विपमेंट में, कैमरास में, फोटोग्राफिक फिल्म में। बट दे केम अ टाइम जब कंप्यूटर्स ने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की मार्केट में, जब कंप्यूटर्स जो थे दे केम अप विद डिजिटल कैमरास एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी विद सर्टेन वेरी एडवांस कैमरास। तो कोडेक के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आइदर Kodak had to change or either it had to be out of the market। जहाँ तो Kodak ने अगर एग्जिस्ट करना था तो Kodak को अपने आप को चेंज करना था। अगर उसने चेंज नहीं करती या उसके मैनेजर्स अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं डिसाइड करते तो Kodak वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। अभी हम देखते हैं Kodak के जो मैनेजर्स थे दे वर नॉट दैट ईजिली, उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। They took time to change their technology, they took time to change their company, with the end result that Kodak is now far behind as compared to Nikon, as compared to Canon, as compared to Samsung in photographic equipment and photographic technology। आज Kodak इनसे कम दर्जे की एक कंपनी समझी जाती, ठीक है, जो जबकि in real sense it was one of the very pioneers in photographic technology। तो आप देखिए कि कोडेक के जो मैनेजर्स हैं, आप इमेजिन करें कि उन्होंने किस तरह ये चीज़ें सारी डिस्कस की होंगी, किस तरह उन्होंने मीटिंग्स कंडक्ट की होंगी और अपनी नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की होगी और उन्होंने किस तरह कौन से अल्टरनेटिव को चूज़ किया होगा, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज फॉर यू टू थिंक अबाउट इट। यू कैन गो टू गूगल एंड डू सम सर्च, प्राइमरी सर्च। आप जाइए, पढ़िए इसके बारे में, कोडेक की प्रॉब्लम के बारे में, and do think about different alternatives। There's another question about, and that is about Microsoft। अब Microsoft की भी जो environment है वो बड़ी complex है। complex in a sense कि जो IT से related environment है, software से related, technology से related, that changes very rapidly। अब देखिए, हर साल नए सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, हर साल IT टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो अनसर्टिनिटी है कि नई टेक्नोलॉजी, नई पेंटियम 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे जदीद फास्ट प्रोसेसर्स आ गए हैं, ठीक है, कोर प्रोसेसर्स, आई कोर 5, 7, ठीक है, सेंट्रिनो, दिस एंड दैट। the way now computing industry is working, एक ज़माने में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, अब लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, अब टैबलेट्स अवेलेबल हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर क्रिएटिंग सर्टेन चैलेंजेस फॉर दीज IT कंपनीज। और इसी लिहाज से इसी तरह सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं वो मज़ीद बहुत आए दिन एडवांस हो रहे हैं, आए दिन डेवलप हो रहे हैं। तो दीज क्रिएट सर्टेन चैलेंजेस फॉर दीज IT कंपनीज। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की, वो इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे सोचती होगी, अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे एवेलुएट करती होगी, वो क्या सोचती होगी कि वो कैसे ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती होगी, वो ये कैसे डिसाइड करती होगी कि एप्पल किन प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा है मार्केट में, एप्पल कौन से सॉफ्टवेयर्स अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहा है, ठीक है, IBM किस किस्म के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहा है। जो कंपनीज इंडिया और चाइना में बैठी हैं वो भी इनकी कंपटीटर्स हैं। दे आर ट्राइंग टू डिज़ाइन चीप लैपटॉप्स, दे आर ट्राइंग टू कम अप विद चीप लो प्राइस सॉफ्टवेयर्स। दीज आर ऑल चैलेंजेस जिसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट की मैनेजमेंट सोचती होगी। तो आप भी अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट के फुटवेयर्स या माइक्रोसॉफ्ट के शूज़ में अपने आप को समझिए, उनके शूज़ पहनिए और डिसाइड कीजिए कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के CEO होते या आप माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड मेंबर होते तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में किस तरह डिसीजंस लेते, ठीक है, या आप इन सारी चीज़ों को किस तरह डिसाइड करते। हाँ, हम देखते हैं कि जी कि इन्हीं जो हमने एग्जांपल्स ली हैं इनके साथ साथ अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो टॉप मैनेजर्स हैं अब उनको क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं जनरली
हमने कहा था जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो हम देखते हैं कि जी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट को कौन से एक्सटर्नल आइटम्स हैं या कौन से एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो उनके डिसीजन मेकिंग को, जो उनकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में जो डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो नंबर वन थिंग इज़ ओनरशिप एंड कंट्रोल ग्रुप्स। देखिए ओनरशिप एंड कंट्रोल ग्रुप से क्या मुराद है कि जो उसके बोर्ड हैं, जो मेजर उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, हाउ दे थिंक अबाउट द मार्केट, द इन्वायरमेंट, द इंडस्ट्री, ठीक है, और वो अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी किस तरह फॉर्मुलेट करना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में ओनर्स का होता है, जो कंट्रोल ग्रुप्स का होता है। देन अगेन द फाइनेंशियल मार्केट्स, कि फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या कंडीशन है। एक फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वहाँ पे शेयर प्राइसेस, जब वहाँ पे बिजनेस जो है, जब वहाँ पे जो सेलिंग है शेयर्स की, जब वहाँ पे बाइंग सेलिंग जो है वो एक अच्छी इंडिकेटर्स हैं उसके फाइनेंशियल मार्केट्स के या नहीं हैं। लेट्स तो ये भी कंपनीज जो हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को भी कंसिडर करती हैं। अगर वो पब्लिक ऑफरिंग करना चाहती हैं या दे वांट टू गो पब्लिक, तो उनको वहाँ पे उस किस्म की मार्केट में क्या रिस्पांस मिलेगा। तो दीज थिंग्स आल्सो शेप द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। अगर पब्लिक ऑफरिंग करने में उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, जब अपने उनके कंपनी के शेयर प्राइसेस जो हैं, जब वो शेयर प्राइसेस लो रहती हैं, तो दे वोंट बी एबल टू कलेक्ट much money, or they won't be able to collect much equity. So they have to think about all these things. Lenders क्या हैं, जो कि आपको कर्ज दे सकते हैं। मैनी केसेस दे आर दी बैंक्स जो कि लेंडिंग करते हैं। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट में जो बैंक्स हैं वो किन शराइत पे कर्जे देते हैं, क्या कर्जे आसानी से अवेलेबल होते हैं या नहीं होते बैंक्स की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस पर्टिकुलर मार्केट में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अगर जो बैंक्स हैं दे आर रिलक्टेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेसेस, जब बैंक्स जो हैं बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, तो मे बी उस पर्टिकुलर मार्केट में वो बिजनेस जो है वो करना मुश्किल साबित हो, ठीक है, या स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम हो कि फाइनेंसेस कैसे अरेंज किए जाएँ, या चीफ फाइनेंसेस किस तरह अरेंज किए जाएँ। देन कस्टमर्स, एक पर्टिकुलर मार्केट में कस्टमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पसंद करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर मार्केट में एक प्रोडक्ट जो है उसके लिए कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, मे बी यू हैव टू कम अप विद सर्टेन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ताकि आप इन्फ्लुएंस कर सकें कस्टमर्स को कि वो आपके प्रोडक्ट्स आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, जहाँ वहाँ पे वो प्रोडक्ट बिक नहीं सकता, जहाँ वहाँ पे सर्टन लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ कस्टमर्स की सर्टन माइंडसेट्स हैं, वो सर्टन प्रोडक्ट्स को लाइक नहीं करते, तो देन देयर इज अ सर्टन चांस कि वहाँ पे आपका प्रोडक्ट, जो आपकी कंपनी, जो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल साबित होगी। अगेन वहाँ पे सप्लायर्स किस किस्म के अवेलेबल हैं, क्या सप्लायर्स इजीली अवेलेबल हैं, क्या वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, या रॉ मटेरियल इजी टू बाय है या नहीं, या सप्लायर्स जो हैं वो जनरली किस तरह डील करते हैं लोगों के साथ। तो दे आल्सो इन्फ्लुएंस द वे द स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फ्लुएंस कर इस्टेब्लिश करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है आजकल ये चाहती है कि सीएनजी का इस्तेमाल कम से कम हो, अगर वो पाबंदी लगा देती है कि 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों पे सीएनजी नहीं दी जाएगी उनको, या नहीं भरी जाएगी, तो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट मे इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी ऑफ द पीपल हु आर इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगा देती है कि कोई पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट नहीं करेगी, देन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर एयर ब्लू और भोजा एयर और सर्टन अदर प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं रेगुलेटर्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। कंपिटिटर्स आपकी क्या स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, कंपिटिटर्स किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं, कंपिटिटर्स जो हैं वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से रन कर रहे हैं, वो किस तरह से फाइनेंसेस अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से डिज़ाइंड हैं,
वहाँ पे वो किस तरह टैलेंट्स को या लोगों को या ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन कर रहे हैं। तो कंपटीटर्स की जो स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग के लिहाज से, प्रोडक्ट्स के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी को भी ये चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी। टॉप मैनेजमेंट टीम किस किस्म की है, या इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द नेचर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टीम। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट टीम है वो भी आपकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। देखिए जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, दैट विल डिसाइड कि वो एक कंपनी को किस तरह चलाती है। फॉर एग्जांपल अगर OGDC का चेयरमैन जो है वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है, वो एक वेल क्वालिफाइड आदमी है, तो मे बी वो OGDC को डिफरेंट अंदाज से चलाएगा। अगर वही आदमी एक मैट्रिक पास है तो दैट विल बी डिफरेंट सिनेरियो। वो OGDC को किस तरह रन करेगा, दैट वुड बी अ क्वेश्चनेबल थिंग। इसी तरह PIA का मैनेजर जो है, जब PIA की जो टॉप मैनेजमेंट है अगर वो एक प्रोफेशनल्स पे मुश्तमिल है तो वो PIA को डिफरेंट अंदाज में रन करेंगे। और अगर वो सिफारशी लोगों पे जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अपॉइंटेड लोग हैं तो वो PIA को किसी और अंदाज में रन करेंगे। तो देखिए आप पाकिस्तान स्टील मिल है, अगर पाकिस्तान स्टील मिल में चेयरमैन जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अपॉइंटेड है तो उसके कुछ और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अगर वो एक प्रोफेशनल आदमी है तो वो शायद स्टील मिल को बेहतर अंदाज में या बेहतर तौर पे चला सकेगा। तो टॉप मैनेजमेंट भी जो है वो ये डिसाइड, उसकी एक्सपर्टीज़ और उसका एक्सपीरियंस जो है वो ये डिसाइड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, जब उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से या किस तरीके से चलाया जाएगा। Then there is a question of insiders versus outsiders. जनरली जो इनसाइडर्स जो लोग विद इन द कंपनी प्रमोट होकर उसको हेड करते, समटाइम्स वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ लॉक इन। जो हमने कहा था ना कि जिस रूल्स एंड जिस एनवायरनमेंट के आप आदी होते हैं आप उसी के आदी रहते हैं और आप उससे हटके सोच नहीं सकते, या आप उससे हटके कोई बेहतर अंदाज में फैसले नहीं कर सकते, जब बेहतर डिज़ाइन नहीं आपको समझ आता, जब बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके जहन में नहीं आती। ठीक है, इसीलिए समटाइम्स आउटसाइडर्स लाए जाते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट टीम है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो मार्केट से कॉम्पिटिटिव लोगों को या सक्सेसफुल कंपनी से उनको ला के ऑलरेडी जिनकी मार्केट में शोहरत अच्छी होती है उनको अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि वो लोग बेहतर तौर पे, क्योंकि वो आपकी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होते, आपकी कंपनी के कल्चर को नहीं जानते, आपकी कंपनी के जो काम करने के तरीक़ेकार है उसके आदी नहीं हुए होते, तो वो बेहतर अंदाज में शायद चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम एक और एग्जांपल की मदद से भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्फ्लुएंसेस क्या है। आपको यू कैन, इफ़ यू वांट टू रीड इट इन डिटेल, तो यू कैन गो टू द लिंक विच इज़ डिटेल्ड इन द स्लाइड। आप ये लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप इस आर्टिकल पे जा सकते हैं। ये आर्टिकल है अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, व्हाई डोंट यूके कंपनीज डू मोर ऑफ इट, हाउ वुड यू रिलेट सम ऑफ द पॉइंट्स रेज्ड in it to the external influences noted above on senior management decision making। ये आर्टिकल पढ़िए और देखिए कि आप क्या ये लिंकेजेस देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सीनियर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है। इसमें से जो कुछ चीज़ा पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए जनरली ये देखा गया है कि जो देयर इज़ वन कमेंट फॉर इट, फॉर एग्जांपल गे बेटाउ, a partner Deloitte explains, for the average organization energy will be barely more than 2 to 4% of the total cost of running the company, the larger expense being salaries and HR cost and rent and rates being about 10 to 15%। देखिए हमें एग्जांपल दे रहे हैं कि जनरली जो एनर्जी कॉस्ट होती है कंपनी को रन करने की वो 2 से 3% होती है, 2 से 4% होती है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कंपनी। और जो लार्जेस्ट कॉस्ट है वो HR कॉस्ट है, जो कि सैलरीज फॉर एग्जांपल, रेंट्स एंड रेट्स, दैट्स 10 to 15%। अब अगर कंपनीज दे वांट टू स्लिम डाउन, दे रियली फोकस, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती कि एनर्जी कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, उसको 1% कैसे किया जा सकता है, उसको 0.5% कैसे किया जा सकता है, बट द ईजिएस्ट थिंग दे फाइंड टू डू इज थ्रू डाउन साइज। वो लोगों को निकालना समझते हैं इज द ईजिएस्ट थिंग
जिसके थ्रू वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ये क्यों मुश्किल है, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू थिंक अबाउट। या ये क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट अगर आपने कम करनी है तो आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मे बी यू नीड टू कम अप विद मोर एफिशिएंट energy savers, or you need to use energy savers throughout your organization. You need to reduce the use of air conditions or something like that, and with the help of those some sort of strategy you can reduce your energy bill. And if you can reduce your energy bill, maybe you do not need to downsize the people, or you do not need to downsize your workforce. But this is a difficult task to do, and it may require a certain sort of investment. So generally the managers, what they do is, the easiest thing they find is to downsize the workforce, or the easiest thing to do is to downsize the workforce. That's why it says energy saving usually requires an initial investment to get a return in 5 to 10 years, and so requires some long-term thinking, says Mr. Battle. Mr. Warren agrees, citing a shortage of capital to fund any type of investment, even with short payback periods, that is affecting many companies in the developed world in the wake of financial crisis. वो कह रहे हैं, एक और जो है मिस्टर वॉरेन, जो एक और मैनेजर है, वो एग्री करता है, वो कहता है जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इन द वेक ऑफ एनर्जी क्राइसिस कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट अरेंज करना हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड ड्यू टू दिस डिफिकल्टी द ईजीएस्ट ऑप्शन दे फाइंड इज to do some saving, or to save their cost is to downsize. तो easiest option उनको लगती है वो downsizing लगती है, ठीक है। देखिए टॉप मैनेजमेंट की हम बात करें कि टॉप मैनेजमेंट जो है उनको और क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उनकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में। दे कैन बी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़, key employee groups, technologies and knowledge, structures and routines, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी से क्या मुराद है कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ये कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उसमें एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, या एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इन्फोर्स करने के लिए उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सके या उस बिज़नेस को रन कर सके। क्या वो की एम्प्लॉय ग्रुप्स अवेलेबल होंगे? जैसे हमने कहा कि अगर एक अकाउंटिंग फर्म है तो वहाँ पे की एम्प्लॉय ग्रुप्स कौन से होते हैं? की एम्प्लॉय ग्रुप्स अकाउंटेंट्स होते हैं, तो दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। और टॉप मैनेजमेंट को उनकी राय की इम्पोर्टेंस को अहमियत देनी पड़ती है, जब उनकी राय उनकी टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। एंड देन अगेन देखिए अगर एक आईटी कंपनी है तो वहाँ पे शायद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, जो डेटाबेस मैनेजर्स जो हैं, दे आर दी की एम्प्लॉय ग्रुप्स, ठीक है। और वो जो हैं उनका रोल जो है वो दैट मे बी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि उस आईटी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देन अगेन टेक्नोलॉजीज़ और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजीज़ एंड नॉलेज की भी अपनी अहमियत है। अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की जा सके, देन अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम। देन अगेन इफ देयर इज अ नॉलेज प्रॉब्लम, जहाँ नॉलेज की नॉन अवेलेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डेवलप अ डेटाबेस फॉर सर्टेन बिग ऑर्गेनाइजेशन बट यू डू नॉट हैव क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, आपके पास वो नॉलेज स्किल्स आपकी वर्कफोर्स में नहीं है, तो देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, यू कैनॉट इम्प्लीमेंट दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। एंड देन अगेन the way your organization is structured and the way the routines of your organization, they also help structure your strategy। टॉप मैनेजमेंट की इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, ठीक है। अब देखते हैं हम जी एक और एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द नेचर ऑफ द फर्म, इट्स कैपेबिलिटीज, एग्जिस्टिंग रूटीन्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड की एम्प्लॉय ग्रुप्स। जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो नेचर ऑफ द फर्म है, उसकी कैपेबिलिटीज़, एग्जिस्टिंग रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं, और जो की एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन पर्टिकुलर हम एग्जांपल किस बिजनेस की ले रहे हैं? दैट इज़ ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ BP's business? Everyone knows it deals in oil and gas. How does BP grow in its business? This is a question. We will see to it.
Has that become harder in the recent years? If so, why? If it is to grow, what capabilities does BP need and why? Why might it be difficult to integrate safety concerns into BP routines and hence create a capability to grow in a safe way? ठीक है, अब देखिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करेंगे. आप इन क्वेश्चंस अगर आप यू कैन गो टू बीपीज वेबसाइट टू एंड यू कैन डू सम इनिशियल सर्च एंड यू कैन सी कि जी के बीपी का जो बिज़नेस है वो किस किस्म का है. उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो बिजनेसेस में कैसे ग्रो करते हैं. ओवर हियर वी विल टेक अ ब्रीफ रिव्यू के जी कि ये सब कुछ है क्या, बीपी का बिज़नेस है क्या. अब देखिए इसके लिए उसमें रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स और कैपेबिलिटीज़ उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इसके हम एग्जांपल लेते हैं. देखिए बीपी जो है रिसेंटली न्यूज़ में बहुत इन रही, इन पर्टिकुलर विद रिगार्ड टू ऑयल स्पिल्स. और एक जो पर्टिकुलर बहुत बैड ऑयल स्पिल थी बीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वाज ऑफ द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको जस्ट नियर टू यूएस. ठीक है, जिससे कि फ्लोरिडा का साहिल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ. दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर बीपी. और इस प्रॉब्लम की वजह से या जिसकी वजह से कि यूएस गवर्नमेंट हैड सम नेगेटिव repercussions against BP. They had certain reservations about BP's businesses, the way they do the business, the way they run their company. This created certain threats. अगर US गवर्नमेंट जो है BP को बैन कर दे यूएसएन टेरिटरीज में ऑपरेट करने से, that creates a big threat for BP. So now BP has to think about how to change its routines, how to change its structures, how to change its capabilities to deal with these sort of situations. The independent report into the Texas City accident, which involved a BP unit by James Baker, former US Secretary of State, blamed BP's short-term focus and its decentralized management system and entrepreneur culture. अब देखिए US गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उसने क्या ब्लेम किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो बीपी का शॉर्ट टर्म फोकस है, जो बीपी वाले जो हैं जो द वे दे थिंक, जो उनका एक शॉर्ट टर्म फोकस है, जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है और जो एंटरप्रेन्योर कल्चर है बीपी में, दैट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट ऑयल स्पिल. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, decentralized structure, policies to promote entrepreneurship within the organization can be seen as supporting its capabilities. अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ब्लेम किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, पॉलिसीज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेसिकली जनरेट करती हैं सर्टेन कैपेबिलिटीज़ जिससे कि बीपी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस करता है. बीपीज डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इज लाइकली टू मेक चेंज मोर डिफिकल्ट. अब बीपी इस किस्म के थ्रेट्स को निपटने के लिए या ये ऑयल स्पिल्स को कंट्रोल करने के लिए अगर अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आना चाहता है तो ये जो उनका डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट मे मेक दैट चेंज अ डिफिकल्ट टास्क. अब देखिए जो नया सीईओ है बीपी का, उसने अब ये चेंज कैसे डिज़ाइन किया, जो उसने कैसे इंश्योर किया कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हों, ये हम देखते हैं या हम समझने की कोशिश करते हैं. The new CEO strategy for creating that assurance is to impose greater standardization. Restructuring, exploration and production business will be broken into 3 divisions. Centralization, leadership of that business relocated to London. अब देखिए उसमें जो कुछ उसने चेंजेस किए, उसने अश्योरेंस दी कि हम ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. ठीक है, हम जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे. और फिर उसने कहा जी हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे. एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस जो है उसको 3 फर्दर डिवीजन्स में ब्रेक करेंगे. सेंट्रलाइजेशन, जो हमारे लीडरशिप है बिजनेस की, उसको लंदन में रीलोकेट किया जाएगा. ठीक है, व्हाट इन्फ्लुएंस इज दिस लाइकली टू हैव. अब इस रीस्ट्रक्चरिंग का इन्फ्लुएंस क्या होगा उनकी स्ट्रैटेजी पे. मिस्टर डुडले, बीपी सीईओ, विल ऑल्सो क्रिएट अ ग्लोबल सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट with the head who is part of the senior executive team and acts as a sort of internal regulator. Mr. Dudley जो हैं, जो BP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, will also create a global safety and operational risk department. वो एक ग्लोबल सेफ्टी और ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे
और जो उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होगा will also act as a sort of internal regulator. उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इंटरनल रेगुलेटर के तौर पे काम करे, ये चेक रखे कि सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते, ठीक है, या रिस्क को प्रॉपरली असेस किया जाता है या नहीं किया जाता. What influence is this likely to have? We will look at our reward system very carefully to make sure we are going to drive behaviors we want to see. चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कह रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि मैं रिवॉर्ड सिस्टम को भी ऐसे रीडिज़ाइन करूंगा जिससे ये पॉसिबल हो कि लोग वही बिहेवियर्स शो करें जो कि हम देखना चाहते हैं, कि सेफ्टी कॉन्शियस हों, ठीक है, रेगुलेटर्स की बात माने, रिस्क को सही तरह असेस करें, ठीक है, और अननेसेसरी रिस्क मत लें. हाउ दिस माइट बी डन? द क्वेश्चन इज हाउ माइट दिस बी डन? वाओ, this is a difficult task to do, but he's going to try to do it by dividing the business into 3 divisions and by relocating the head of the businesses in London so that the top management is well aware of what is happening in the subsidiaries or in the divisions of BP. ठीक है. अब अगर आप इसको मज़ीद फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो there's an article, इसका लिंक दिया गया आपकी स्लाइड में, आप ये आर्टिकल पढ़ें. This article can help you think about routines and capabilities not just at BP but Exxon Mobil too. स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटीज़. आप देखिए स्टेक होल्डर्स जो हैं, हमने कहा जी स्टेक होल्डर्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो भी एक रोल अदा करती हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या डिज़ाइन की जाएगी. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिटर्न्स. स्टेक होल्डर्स की बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. दे वांट टू हैव कैपिटल, दे कैपिटल ग्रो एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर डिविडेंड्स. दे वांट टू इंक्रीज सेल्स, दे वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर. They want to increase employment growth. They want to develop their employees. They want to show responsiveness to customer needs. They want to develop new products and services. अब देखिए ये स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटी क्या होती है. वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना चाहते हैं, कस्टमर नीड्स पे पूरा उतरना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर स्ट्रैटेजी पे भी एक असर रखती हैं. ठीक है, जहाँ ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, जहाँ स्टेक होल्डर्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. मे बी कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं दे वांट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका एम्फसिस हो कि कस्टमर नीड्स को कैसे पूरा किया जाए. कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं दे वांट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इसी तरह सर्टेन अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कि स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटीज़ होती हैं. ठीक है, आप इसमें से स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटी क्या है या इनमें से वो इसको किस तरह रेट करते हैं इन प्रायोरिटीज़ को, इस पर डिपेंड करेगा कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी या ओवरऑल स्ट्रैटेजी कंपनी क्या डिज़ाइन करेगी. देखिए देन देयर आर सर्टेन अदर स्ट्रैटेजिक कॉन्टिजेंसीज दैट मे अफेक्ट डिपार्टमेंटल पावर और दैट मे अफेक्ट पावर और दैट में अफेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंटल पावर्स. ठीक है, और डिपार्टमेंटल पावर जो है वो भी डिटरमिन करती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना पावरफुल है, कि स्ट्रैटेजी या बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होगी. अब इट अगेन डिपेंड्स कि इंटर डिपार्टमेंटल डिपेंडेंस कितनी है. अगर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो देन मे बी दे आर मोर पावरफुल. ठीक है, और दे मे कम्पीट अगेंस्ट डिफरेंट गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं. याद रखिए कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं. ठीक है, तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से अगर डिफरेंट डिवीजन्स के या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को इक्वली फाइनेंशियल रिसोर्सेज शायद एलोकेट करना मुश्किल हो. जो ज़्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट्स होंगे, जो ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिक के लिए इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, या ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, शायद उनको ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएँ. सेंट्रलिटी टू प्राइमरी टास्क. अगर एक यूनिवर्सिटी है तो शायद वहाँ पे टीचर्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है
और शायद वहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट की भी इम्पोर्टेंस हो। जैसे कि आजकल हम पाकिस्तान में देखते हैं कि HEC जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग फैकल्टी को PhD स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, MS स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, उनकी कंपनसेशन बेहतर की जा रही है। तो दिस इज़ अगेन कि सेंट्रलिटी टू प्राइमरी टास्क। यूनिवर्सिटी है तो टीचिंग प्राइमरी टास्क है, तो टीचर्स ही को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होगी। एक हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होगी। सब्सटीट्यूबिलिटी, अगर एक प्रोडक्ट जो है वो ईजिली सब्सटीट्यूटेबल है, अगर एक डिपार्टमेंट सब्सटीट्यूटेबल है तो शायद उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ना हो। अगर एक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, उसका ईजिली सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय का ईजिली सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वी से कि दैट इज़ अ रेयर डिपार्टमेंट और दैट इज़ वेरी रेयर क्वालिटीज़ दे हैव, ठीक है। उनको ईजिली मार्केट से सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता। तो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दे मे हैव मोर पावर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो एम्प्लॉयज़ जो कि ईजिली सब्सटीट्यूटेबल नहीं हैं, वो डिपार्टमेंट्स जो कि ईजिली सब्सटीट्यूटेबल नहीं हैं, ठीक है, दे आर मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स कोपिंग विद अनसर्टेनिटी। अगेन इट ऑल डिपेंड्स के वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अनसर्टेनिटी से किस तरह कोप करते, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट्स जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकते हैं, जो वो उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, जो कि अनसर्टेनिटी या उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जहाँ एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिंकेजेस इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, जहाँ स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि देखिए एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उसको कोप कैसे किया जा सकता है। तो शायद वो डिपार्टमेंट्स भी ज़्यादा पावरफुल हों। अब डिपार्टमेंटल पावर की हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द एग्जांपल इज़ डिफेक्टर्स फ्रॉम कैडबरी। Say the speed of the integration allied to the fact that hostile nature of the bid preluded due diligence has made integration more fraught. Kraft, former Cadbury employees, says runs the show with military precision. Processes are implemented and observed. Directives or proposals pass through a hierarchy of layers, but they add that Cadbury heart has been ripped out. That more entrepreneur side of the thing got squashed because there are so many more layers of input and discussion. Why was Cadbury treated this way? अब देखिए यहाँ पे एक हम जॉइंट वेंचर की एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे कैडबरी जो थी उसको क्राफ्ट ने टेक ओवर किया। अब देखिए उसको टेक ओवर करने के बाद बहुत सारे जो कैडबरी के एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स थे उनको शायद मर्ज कर दिया गया, ठीक है। जहाँ क्राफ्ट भी क्योंकि सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस में था, तो जो क्राफ्ट के डिपार्टमेंट्स थे, जो टेक ओवर करने वाली जो कंपनी है जो उसके डिपार्टमेंट्स थे, शायद उनकी इम्पोर्टेंस या उनकी पावर ज़्यादा थी और कैडबरी के एम्प्लॉयज़ को या कैडबरी के डिपार्टमेंट्स को साइड लाइन कर दिया गया, ठीक है। और उनकी जो एक स्ट्रैटेजी थी, द वे दे यूज्ड टू वर्क, दैट डिडंट वर्क एनी मोर, क्योंकि दे वर नॉट दैट पावरफुल इन द मर्जर सिचुएशन, ठीक है। उसके मुकाबले में क्राफ्ट की जो कि एक्वायरिंग कंपनी थी, शायद उनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और दे प्लेड, और नई कंपनी में दे हैड मच मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू व्हाट द कैडबरी डिपार्टमेंट्स हैड, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो कैडबरी के थे उनके मुकाबले में उनको शायद इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए हासिल नहीं थी क्योंकि दे वर नॉट दैट पावरफुल। जो क्राफ्ट जो था वो ईजिली उनको टेक ओवर कर सकता था। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्राफ्ट रफली 4 times द साइज ऑफ कैडबरी, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी कैडबरी क्राफ्ट जो था वाज मच मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू कैडबरी। इंटर डिपार्टमेंटल डिपेंडेंस, कैडबरी का जो डिपार्टमेंट्स जो काम करते हैं वो ऐसा अनोखा यूनिक काम नहीं था जो कि क्राफ्ट के डिपार्टमेंट्स ना कर सकते हों। सो दैट्स वाई जो कैडबरी के एम्प्लॉयज़ थे या कैडबरी के जो डिपार्टमेंट्स थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो थे उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी कैडबरी क्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो इन सर्टेन केसेस मे बी दे वांटेड टू रिटेन देम, कैडबरी की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें वो काम कर सकते हैं, दे वांटेड टू रिटेन देम, बट मे बी दे डिडंट हैव मच से इन हाउ टू रन कैडबरी एनी मोर, ठीक है। इसकी भी वेबसाइट दी गई है, आप इसको फर्दर पढ़ भी सकते हैं।
आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हम देखना चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, और इन पर्टिकुलर जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप्स हों या एक्सटर्नल इंटरेस्ट ग्रुप्स हों, वो अपनी पावर कैसे यूज़ करते हैं इन स्ट्रैटेजीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, आज हमने देखा कि जी कि जो टॉप मैनेजमेंट है जनरली वो स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करती है, उसका एक ट्रेडिशनल व्यू है। ठीक है, कि टॉप मैनेजमेंट टीम जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करती है, स्वॉट एनालिसिस करती है, अपने मिशन गोल्स डिफाइन करती है, ऑपरेशनल गोल्स डिफाइन करती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज डिफाइन करती है। इसी के मुताबिक वो कोई एक सर्टन डिज़ाइन को अपनाते हैं, और अगर ये डिज़ाइन और ये सारे लिंकेजेस प्रॉपरली मैच कर जाएं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बात की और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि 4G मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल हो गए, या अवेलेबल हो रहे हैं तो 3G के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। ठीक है, या 3G कंपनीज इसको कैसे कोप करेंगी। फिर हमने कहा अगर पॉर्श जो है वो वॉक्सवैगन को टेक ओवर करना चाहती है तो वॉक्सवैगन के लिए एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है, वो पॉर्श से कैसे निपटेगी। हमने ये भी बात की कि बैंक्स ये समझते थे कि कभी भी डाउन टर्न नहीं होगा जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, लेकिन अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इकॉनमी स्लो डाउन हुई तो बैंक्स को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब वो इस चीज़ से कैसे स्ट्रैटेजी, अब उनको ये चीज़ उनको कैसे अफेक्ट करती है कि दे हैव टू रीडिफाइन द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा कि जी कि एक और अल्टरनेटिव व्यू क्या है कि स्ट्रैटेजी को डील करने के लिए या एनवायरनमेंट को डील करने के लिए या एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी के कोप करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कोलिशंस भी फॉर्म करती हैं। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस कोलिशन फॉर्म करती हैं, डिफरेंट डिवीजन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कोलिशन बना के भी इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि जी कि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली। हमने कहा जी माइक्रोसॉफ्ट है, उसकी एक अनसर्टन एनवायरनमेंट है, अगर उसकी एक अनसर्टन एनवायरनमेंट है तो वो उसकी टॉप मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करती होगी। फिर हमने ये बात की कि देखिए कि बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि स्ट्रैटेजी के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल के ओनरशिप और कंट्रोल ग्रुप्स कौन हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसी हैं, लेंडर्स कौन हैं, कस्टमर्स कौन से हैं, सप्लायर्स कौन से हैं, रेगुलेटर्स कौन हैं, कंपटीटर्स कौन हैं, टॉप मैनेजमेंट टीम किन लोगों पे मुश्तमिल है, उन लोगों की एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो इनसाइडर्स हैं या आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, देन अगेन वी हैव आल्सो टेकन एन एग्जांपल कि एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एग्जांपल ली। ठीक है, कि जनरली कंपनीज कभी कभार उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं जो कि आसान होती हैं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल हार्ड टाइम्स में कंपनीज जो हैं वो लोगों को निकालती, ठीक है, जो डाउन साइजिंग करती हैं अगर फाइनेंशियल डाउन टर्न हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लेकिन वो बहुत सारे पैसे एनर्जी सेविंग से भी बचा सकती हैं, लेकिन दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। मे बी उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो फर्दर, और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में शायद वो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल ना हो, जहाँ मैनेजमेंट इसको एक नामनासिब रवैया समझती हो कि इस किस्म की इन्वेस्टमेंट की आपको इजाज़त दे। तो ईजीएस्ट टास्क क्या है कि लोगों को निकाल दिया जाए। इसी तरह देखिए पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो वी कैन थिंक अबाउट लेट्स से कि पाकिस्तान में रिसेंटली डॉक्टर स्ट्राइक वाज अ बिग इशू। ठीक है, आपने देखा कि 2011-12 में, 2010 में भी जो डॉक्टर्स थे दे हैव ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स कॉल्ड और गॉन ऑन अ स्ट्राइक, और इसकी वजह से पेशेंट्स को, आम लोगों को, नंबर ऑफ उनके रिश्तेदारों को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। ठीक है, अब पंजाब गवर्नमेंट को दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी और दिस क्रिएट्स अ थ्रेट फॉर देम कि दे हैव टू रीथिंक दिस स्ट्रैटेजी हाउ टू रन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, और वो उसमें स्टेक होल्डर्स से पूछ सकते हैं, स्टेक होल्डर्स से ये राय ली जा सकती है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है या नर्सिस की यूनियंस हैं, डॉक्टर्स की यूनियंस हैं, ठीक है, मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारे पेशेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं। उनसे ये पूछा जा सकता है कि ये क्या बताएं कि ये स्ट्रैटेजी रीफॉर्मुलेट कैसी की जाए, मकसद क्या है कि लोगों को बेहतर
इलाज मुआवजे की सहूलियात प्रोवाइड की जा सकें और स्ट्राइक्स और इस तरह की चीज़ों की नौबत ना आए। तो दिस क्रिएट्स, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में चेंज है, ठीक है। जो एक 100 साल से हॉस्पिटल्स का स्ट्रक्चर चला आ रहा था वो फर्दर चल नहीं सकता। दैट हैज़ क्रिएटेड अ नीड फॉर चेंज, ठीक है। तो अगेन आप देखिए कि पाकिस्तान में अगर हम और भी लें तो वापडा की अगर हम एग्जांपल लें तो दैट्स नीड अ चेंज। दी वे जो आजकल हालात हैं, लोड शेडिंग के, एनर्जी क्राइसिस है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट रीथिंक कर रही है अपनी स्ट्रैटेजी के इस बुरहान से कैसे डील किया जाए। तो अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या बात की है? आज हमने ये बात की है कि जी के स्ट्रैटेजी जो है वो अफेक्ट होती है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। जब एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है तो उसकी वजह से स्ट्रैटेजी को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ता है, और हमें ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट करना पड़ते हैं ताकि हम उस चेंज से नंबर आजमा हो सकें, जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि चेंज की ज़रूरत है। जहाँ चेंज एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है तो शायद उनको अपने डिज़ाइंस भी चेंज करने पड़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह लेक्चर 6 में हम विद एन एग्जांपल इसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे या इसको फर्दर पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।